कैरियर मेकर में आप सभी का भरपूर स्वागत है। एसएससी जीडी की श्रृंखला के अंतर्गत हम हाजिर हैं अपने 18 नंबर की वीडियो के साथ। जैसे कि पुरानी सीरीज में आपने देखा होगा कि जो प्रश्न है क्या और प्रश्नों की प्रगति कैसी है, हम एक एक प्रश्न और उनके ऑब्जेक्टिव पर बात कर रहे हैं। तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। देखें पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी। तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछ रहा है मगध की राजधानी। याद रखें जब आप प्राचीन भारत पढ़ेंगे, एशियंट हिस्ट्री प्राचीन भारत, ठीक है, तो प्राचीन भारत पढ़ेंगे तो प्राचीन भारत में आपको एक बहुत ही शक्तिशाली, देखिए प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपदों में बटा हुआ था और उसमें एक बहुत ही शक्तिशाली जनपद महाजनपद था जिसका नाम था मगध। ठीक है, तो मगध में आपका वंश आ रहे थे, मतलब मगध आपका में आपका क्या है, वंश आ रहे थे। बिहार है, ठीक है, इस पे उस समय देखिए प्राचीन महत्वपूर्ण स्थान माना जाता था, मध्यकालीन स्थान माना गया है और आधुनिक भारत में दिल्ली पर ही राज्य हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है मगध, अब मगध में वंश आ रहे थे, हर एक राजा की ख्वाहिश थी कि मगध पर राजा बना जाए। तो मगध में हर्यक वंश आया, फिर शिशुनाग वंश आया, फिर नंद वंश आया, फिर मौर्य वंश आया, फिर शुंग वंश आया, फिर कर्ण वंश आया और फिर अंतिम में सातवाहन वंश आया। ठीक है, तो हुआ क्या, मगध की जो राजधानी है ये बनाई गई थी गिरिब्रज या राजगृह को, गिरिब्रज या राजगृह, ये मगध की बहुत समय तक और शुरुआती राजधानी थी। ठीक है, तो पूछ रहा है फिर बाद में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बनाई गई थी। ठीक है, अब जब पढ़ेंगे मौर्य वंश, तो मौर्य वंश के शासनकाल में पाटलिपुत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी पोलीब्रोथा यानी पाटलिपुत्र को बनाया था। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा गिरिब्रज या राजगृह। तो पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले आपका राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी। ठीक है, और मगध आपका क्या है, बिहार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन यानी अमृत 2.0 दिशा निर्देश हमारे शहरों को बनाने में राज्यों की सहायता के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं। तो अटल मिशन यानी अमृत जो है, तो अमृत दिशा निर्देश हमारे शहरों को क्या बना रहा था, पहला ऑप्शन है तकनीकी रूप से अनुकूल, ठीक है, ये नहीं है। आर्थिक रूप से सुरक्षित, ये भी नहीं है। ठीक है, तो जल सुरक्षित और ऋण सुरक्षित, तो यहाँ पर क्या है, जल सुरक्षित अमृत का क्या है, मेन टारगेट रहा है। ठीक है, तो जल आपको जल की उपलब्धता रहे लोगों के पास। ठीक है, तो ये अमृत का क्या था, ये एक टारगेट रखा गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें रेलवे ईयर बुक 2019 से 20 के अनुसार भारत में छोटी लाइन की लंबाई कितने किलोमीटर है, यानी पूछ रहा है रेलवे ईयर बुक 2019-20 के अनुसार भारत में छोटी रेलवे की लंबाई कितनी है। तो छोटी रेलवे की जो लंबाई है वो है 1604 किलोमीटर, 1604 किलोमीटर। क्लियर है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखें रेलवे में मीटर गेज, रेन गेज, नेरो गेज, ये आपकी क्या होती है, लंबाइयां होती है। आप रेलवे में देखेंगे पटरियों, ठीक है, तो मीटर गेज, रेन गेज, नेरो गेज में मापी जाती है लंबाइयां। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस भारतीय मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन यानी कोप 27 में स्वीडन के साथ लीड आईटी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। ठीक है, तो किस भारतीय मंत्री ने की थी, आपके ऑप्शन है गजेंद्र सिंह शेखावत, नारायण राणे, भूपेंद्र यादव और किरण रिजिजू। का जो राइट आंसर है ये है भूपेंद्र यादव। तो भूपेंद्र यादव ये करंट अफेयर था। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निवल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। निवल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, एनएनपी इक्वल टू जीएनपी प्लस मूल्यह्रास, एनएनपी इक्वल टू जीएनपी भागे मूल्यह्रास और एनएनपी माइनस जीएनपी मल्टीप्लाई मूल्यह्रास। याद रखें ये होती चीजें नहीं है, ठीक है, जाहिर सी बात है। एनएनपी आपको निकालना है नेट नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू मूल्यह्रास, जिसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है।
मूल्यह्रास जो है ये चीजों को बनाने में लगी गिरावट या घिसावट है। ठीक है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति एक जगह काम कर रहा था तो उसको 2,000 रुपए दिन मिल रहा था और यहाँ से आपका किसी दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर दिया गया काम करने के लिए, तो वहां 3,000 रुपए उसको दिए जा रहे हैं। लेकिन जब वो व्यक्ति वहां पर पहुंचता है तो 500 रुपए उसके खर्च हो रहे हैं। तो हमें तो दिखाई दे रहा है कि 2,000 से उसकी आय 3,000 हो गई, मतलब 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यहाँ से वहां तक पहुंचने में जो 500 रुपए खर्च हो रहा है, डेप्रिसिएशन है। या कोई भी चीज है उसमें गिरावट या घिसावट जो होती है, ये डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास कहलाता है, जो हमेशा जीएनपी में माइनस होता है यदि आपको एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना है। एनएनपी निकालना है तो जीएनपी में डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास को घटाना पड़ेगा, तभी आपका जाकर के क्या आएगा, एनएनपी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए 1867 में बंबई में संस्था की स्थापना हुई। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखें। 1867 में मुंबई में आपका प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इस प्रश्न को ऐसे याद रखो, 6-7 लोग मिल करके बंबई में क्या कर रहे हैं, प्रार्थना। ठीक है, तो डेट भी याद हो जाएगी, प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना समाज मतलब 6-7 लोग कहां पर, बंबई में। तो 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना। देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट ने की थी। ठीक है, युवा बंगाल हेनरी बिलियन डेरोजियो ने इसकी स्थापना की थी और रामकृष्ण मिशन ये स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की। ठीक है, तो इन प्रश्नों को भी आप याद रखें। ठीक है, 1840 में युवा बंगाल आंदोलन चला था, स्थापना हेनरी बिलियन डेरोजियो ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना ये 1897 के आसपास आपका ये स्वामी विवेकानंद ने की थी। और थियोसॉफिकल सोसाइटी ये मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट नाम के 2 व्यक्तियों ने की थी। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर, देखें क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बास्केटबॉल के संदर्भ में सही है। बास्केटबॉल, ठीक है, खेल का आविष्कार 1981 में हुआ था। दूसरा है, एक खिलाड़ी को 20 सेकंड के भीतर प्रतिस्थापित या किया जाता है। प्रत्येक बास्केटबॉल का भार कम से कम 700 ग्राम होना चाहिए। खेल शुरू करने के लिए 5 खिलाड़ियों की 2 टीमों की आवश्यकता होती है। एकदम सही है, क्योंकि बास्केटबॉल में 5 लोग खेलते हैं और 5 खिलाड़ियों की 2 टीम चाहिए होता है। यही प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है, तो क्या है, बास्केटबॉल में आपका 5 खिलाड़ी खेलते हैं, आप याद रखें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। योजना आयोग के स्थान पर का गठन किया गया, याद रखें। देखें, योजना आयोग के स्थान पर प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग के स्थान पर आया था नीति आयोग। ठीक है, तो देखें आप योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग, तो ये योजना आयोग था, इसकी शुरुआत आपका देखें, इसकी शुरुआत 1950 में हुई। शुरुआत 1950 में हुई है योजना आयोग, और 2015 में मोदी जी के और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अनविन पनगड़िया हैं, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष। ठीक है, और ये प्लानिंग बनाने का कार्य करता है। योजना आयोग अब प्लानिंग बनाने का कार्य करता है, इसके तहत बहुत सारी योजनाएं जाती हैं। ठीक है, ये आपका बहुत सारी चीजों के सूचकांक भी जारी करता है नीति आयोग। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है। तो याद रखें, ड्रिप सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन जो है भारत में, ड्रिप इरिगेशन यानी ड्रिप सिंचाई जो है ये हमने कहां से ली है, इजराइल से ली है। ये पद्धति भारत में इजराइल की देन है। तो याद रखें, ड्रिप इरिगेशन पहाड़ी क्षेत्र पे ज्यादा होती है और इसमें ये क्या होता है, ड्रिप होती है और इसमें क्या होते हैं, छेद होते हैं और यहाँ से पानी गिरता रहता है। पानी का लगभग 70 से 80% इसमें ना के बराबर बात होता है। और ड्रिप इरिगेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें थोड़ा सा खर्चा ज्यादा होता है। तो ड्रिप इरिगेशन जो है ये कौन सा उपयोग कर रहा है। तो याद रखिए, इसका उपयोग ज्यादातर कौन कर रहा है, मेघालय में ड्रिप ज्यादातर सिंचाई हो रही है। ठीक है, इजराइल की देन है ड्रिप इरिगेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसके अभाव के कारण कमजोर अस्थियां और दंत होता है। याद रखें, कैल्शियम आपका दांतों में पाया जाता है। तो कैल्शियम जो है आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, ये हड्डियों को भी मजबूत बनाता है और दांतों को भी मजबूत बनाता है। और यदि कैल्शियम शरीर में घट जाता है
तो आपका क्या है, इसके अभाव में क्या हो जाता है, कमजोर अस्थियां हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और टूट भी जाती हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, कैल्शियम। एक बात और देखें, आयोडीन जो है, शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो ग्वाइटर हो जाता है, या इसी को घेंघा रोग कहते हैं, घेंघा रोग कहते हैं। में आपका गलगंड भी इसी को कहा जाता है, जिसमें आपका क्या, ये गला जो है सूज जाता है। पहाड़ी लोगों में आपका, पहाड़ी लोग जो खाना खाते हैं तो पहाड़ों पर आयोडीन की कमी होती है, इसीलिए ज्यादातर आपका घेंघा रोग जो होता है ये पहाड़ी लोगों को होता है। ठीक है, और विटामिन ए जो है, विटामिन ए की कमी से आपका कौन सा रोग हो जाती है, रतौंधी हो जाती है, रतौंधी। ठीक है, जिसमें आपका जैसे जैसे शाम होती जाती है लोगों को थोड़ा थोड़ा सा कम दिखाई देने लगता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है लोगों को। और ये हरे पत्तेदार सब्जियां यदि खाई जाएं, हरी सब्जियां यदि खाई जाएं तो आपको रतौंधी की बीमारी नहीं होगी, आंख की ज्योति कमजोर हो जाती है। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है ये है रेटिनॉल, रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। ठीक है, देखिए लौह जो है शरीर में जो है आपका, जो हमारा ब्लड है उसमें ब्लड का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन हीम नामक वर्णक और ग्लोबिन प्रोटीन होती है। और जो हमारा ब्लड होता है ये भी आपका लौह तत्व से है, इसके बारे में याद रखें। याद रखें ये जो तत्व हैं हमारे शरीर को इनकी अल्प आवश्यकता होती है, अल्प हो सकते हैं, हमारे शरीर को बहुत ही कम मात्रा में चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी में संविधिक निकाय के रूप में हुई थी। याद रखें यहाँ पर ये संविधिक निकाय है, मतलब संसद के अधिनियमों का बनाया गया निकाय है। तो संविधिक होता है, गैर संवैधानिक होता है। संविधिक निकाय का मतलब संसद में कोई, और संसद में कानून के तहत उसको मान्यता दे दी गई। संवैधानिक का मतलब जिसका संविधान में उल्लेख होता है वो संवैधानिक। तो संविधिक मतलब संसद के कानून के जरिए इसका निर्माण किया गया। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना है ये हुई है 1992 में। ठीक है, राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 1992 में। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, उसको तला प्रभाकर रेड्डी नवंबर 2022 में तेलंगाना में निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने एक व्यक्ति का नाम दिया है उसंकु तला प्रभाकर। ये पूछ रहा है कि तेलंगाना से निर्वाचित हुए थे, कौन सा विधानसभा क्षेत्र था, इसके विधानसभा क्षेत्र का नाम था मुनुगोड़े। ये उस टाइम के करंट का प्रश्न था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व में हरित क्रांति के जनक का नाम क्या है, नॉर्मन बोरलॉग। तो पूछ रहा है कि कहां से थे ये, भारतीय है, ये है, स्पेनिश है कि अमेरिका है। तो याद रखें विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग ये अमेरिकी हैं। जबकि अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि भारत में हरित क्रांति के जनक जो हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक का नाम है स्वामीनाथन। स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं और इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है। और भारत में हरित क्रांति आपका 60 से 70 के दशक में आई थी और 1966 में हरित क्रांति बहुत ही स्पीड में बढ़ी थी। और याद रखें गेहूं की उपज में वृद्धि के लिए यह क्रांति जानी जाती, गेहूं के उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हुई थी। और इस हरित क्रांति में उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल किया गया था। उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल होने से हरित क्रांति में गेहूं के उत्पादन में, पैदावार में बहुत स्पीड में वृद्धि हुई थी। और भारत पहली बार खाद्यान्नों पर इसी हरित क्रांति के जरिए आत्मनिर्भर हुआ था। ठीक है, पहले भारत में 1950 के आसपास जब हम पाकिस्तान से 1947 में स्वतंत्र हुए तो भारत में भुखमरी थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, विश्व में हरित क्रांति आई। तो विश्व में हरित क्रांति जो है ये आपका, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग थे। इन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत करवाई। भारत में भी स्वामीनाथन के जरिए हरित क्रांति आई, जिसमें उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल किया गया था, अच्छे उर्वरक का इस्तेमाल किया गया था। और तो इसमें लोगों में क्या हुआ था, खाद्यान्न उत्पादन में भारत पहली बार इसी क्रांति के जरिए आत्मनिर्भर हुआ है। जबकि दूसरी बार भी हरित क्रांति आई है 1992 के आसपास, दूसरी बार भारत में हरित क्रांति आई है और फिर भी भारत में क्या है, खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, उस तत्व की पहचान कीजिए जो उपधातु नहीं है। तो याद रखें उपधातु, देखें धातु होती है, अधातु होती है, उपधातु होती है। धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, मतलब और मजबूत होती हैं। और धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, आघात करने में बढ़ती हैं, ये आघात वर्धनीय होती हैं।
जबकि अधातुओं में ऐसा गुण नहीं पाया जाता, इसमें धात्विक क्षमता, ठीक है। और उपधातुएं जो धातु और धातु दोनों को गुण प्रदर्शित करती हैं, ऐसे तत्व उपधातुएं कहलाती हैं, ठीक है। कुछ स्थितियों में धातु और कुछ स्थितियों में अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं, तो आपके क्या कहते हैं, उपधातु कहलाती हैं। याद रखें, टेलुरियम उपधातु है, जर्मेनियम भी उपधातु है, पोलोनियम भी उपधातु है, ठीक है। और इसमें ये जो जिनान है आपका, जिनान ये उपधातु नहीं है। हीलियम, जिनान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान, ये जो है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान, ये अक्रिय गैसें होती है। हीलियम होता है, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान, ये वो 18 के तत्व हैं और ये अक्रिय गैसें कहलाती हैं। एक प्रकार से जिनान क्या है, अक्रिय गैस है, और बाकी ये 3 क्या है, उपधातु, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न, फूलदेई जो कि एक फसल उत्सव है, मतलब फूलदेई क्या है, ये फूलदेई प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या है ये, एक प्रकार का फसल उत्सव है, ठीक है। मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो फूलदेई उत्सव है ये आपका कहाँ पर मनाया जाता है, उत्तराखंड में मनाया जाता है फूलदेई उत्सव, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें, विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना है जिनका नाम क्या है, गुलाबो सपेरा। तो अब से ये भी प्रश्न कर सकता है कि गुलाबो सपेरा का संबंध किससे है, ये कौन है, नृत्यांगना है, ठीक है। तो गुलाबो सपेरा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? तो गुलाबो सपेरा जो फेमस है ये कालबेलिया के लिए फेमस है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कालबेलिया है राजस्थान का ये नृत्य है। घूमर भी आपका राजस्थान का है, भवई भी उसी के आसपास किया जाता है, घूमर भी आपका राजस्थानी है, कालीबेलिया भी राजस्थानी है। याद रखिए ये राजस्थानी नृत्य है, के लिए प्रसिद्ध है गुलाबो सपेरा। तो गुलाबो सपेरा का संबंध कालीबेलिया से है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? याद रखें, भारतीय संविधान में शुरुआती समय में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं, क्योंकि संपत्ति का अधिकार संपत्ति का अधिकार जो था आपका ये 19F में भी था और आर्टिकल 31 में था। तो संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में आपका मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार 301A में रख दिया गया है। और वर्तमान में जो संपत्ति का राइट्स है वो आपका एक प्रकार से कौन सा अधिकार बन गया है, विधिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। देखें, यदि संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार में रखा जाता तो लोग संपत्ति एकत्र करते और उनके पास छापे ही नहीं पड़ते। यदि छापे पड़ते तो आर्टिकल 32 कहता है कि यदि आपके मौलिक अधिकारों को उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करते हैं। इसीलिए संपत्ति के अधिकार को हमने 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत हटा दिया और वर्तमान में आर्टिकल 301A में विधिक अधिकार के रूप में शामिल कर दिया। इसलिए जब संविधान का निर्माण हुआ था तो 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। तो पूछ रहा है कि देखें 6 मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है और अंतिम अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, तो जो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये तीसरे नंबर का अधिकार है। पहला अधिकार 14 से 18 तक चलता है, दूसरा 19 से 22 तक चलता है, तीसरा 23 और 24 चलता है। याद रखें आर्टिकल 23 और 24 ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 कहता है मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम पर प्रतिषेध, मतलब आप किसी व्यक्ति की आप खरीदी बेची नहीं कर सकते हैं, ना देह व्यापार कर सकते। दुर्व्यापार और बलात् श्रम का मतलब है बदगुआ मजदूरी, इस पर निषेध करता है ये संविधान। दूसरी बात आर्टिकल 24 जो है ये कहता है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों में आप काम करने नहीं देंगे, कारखानों में भी और अन्य जोखिम भरे स्थानों पर उन्हें काम करने नहीं दिया जाएगा, ये आर्टिकल 24 कहता है। ये दोनों शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी तीसरे मौलिक अधिकार में शामिल हैं। जो मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान में वो अमेरिका से लिए गए हैं और भारतीय संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया और मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रश्न पर पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन तब अध्यादेश जारी कर सकता है जब राज्य विधानमंडल सत्र में ना हो और वह संतुष्टि हो कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता हो। याद रखें, देखें यहाँ पर आपका पूछ रहा है कि ऑर्डिनेंस अध्यादेश, तो याद रखें 2 ही लोग अध्यादेश जारी कर सकते हैं। देश में राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस या अध्यादेश ला सकता है
और राज्यों के लिए अध्यादेश कौन लाता है? राज्यपाल अध्यादेश लाता है। ठीक है, आर्टिकल 123 के तहत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश दिला सकता है, और इसको उल्टा करोगे तो बन जाएगा 200, और 213 के तहत राज्यों के लिए राज्यपाल अध्यादेश लाता है। अध्यादेश कब लाया जाता है? जब संसद के सत्र नहीं चल रहे होते हैं और भारत के राष्ट्रपति को लगता है कि देश के लिए कानून बनाना आवश्यक है, तब भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश लाता है और कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह राज्यपाल भी कर सकता है राज्य के लिए, जब राज्य विधानमंडल के सत्र नहीं चल रहे होते हैं और राज्यपाल को लगता है कि देश के लिए कानून बनाना बहुत ही आवश्यक है, तब राज्य का राज्यपाल जो है आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश ला सकता है। तो अध्यादेश की अवधि राज्य विधानमंडल में कौन लाएगा? आपका ये राज्य विधानमंडल में कौन लाता है? राज्यपाल लाता है। एक बात और, शुरुआती समय में जब अंग्रेजों ने अध्यादेश बनाया था तो अध्यादेश का जो टाइम पीरियड होता था ये होता था 6 महीने, लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो प्रश्न आता है कि वर्तमान में यानी करंट समय में अध्यादेश का टाइम पीरियड या अध्यादेश की अवधि कितनी होती है? तो होती है 6 सप्ताह, 6 सप्ताह या 42 दिन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सही कौन सा होगा? राज्यपाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें, निम्नलिखित में से किस देश में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किया गया था? आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2022 का जो आयोजन है ये किया गया था 2022 में वेस्ट इंडीज। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें, असम सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? आपके ऑप्शन है कृष्णा एला, जतिन गोस्वामी, अमाला अनिकेत, अनुराधा पांडे। का जो राइट आंसर है, असम सरकार ने आपका जतिन गोस्वामी को आपका सम्मानित किया था, आपका क्या है, सर्वश्रेष्ठ नृत्य के रूप में। ठीक है, अब देखें, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें, ये थे आपके प्रश्न। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं इसी सीरीज में अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।